चलिए, तो हम लोग संविधान देख रहे थे, पॉलिटी के बारे में बातचीत कर रहे थे और पॉलिटी की कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताए थे कि हमारा संविधान कैसे बना, इसको कैसे हम लोग देखते हैं, ये आपको बताया था कि अलग अलग सेक्शन में हम लोग बांट के देखते हैं। जिसमें आपको बताया था कि इसमें अलग अलग हिस्सों में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा संविधान कैसे बना, जिसको कहा जाता है संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो इस संवैधानिक विकास के बारे में आपको पूरा विस्तार से बताया था कि कैसे बनने की शुरुआत हुई और शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1773 से। पहले 20-20 साल के एक्ट आते रहे, फिर 1857 के रिवोल्ट के बाद सरकार आ गई, उसके बाद काउंसिल एक्ट आया। ठीक। फिर वही काउंसिल एक्ट की जो कड़ियाँ थी वही 1935 तक जाते हैं। उसके बाद बताया कि फिर सरकार बनी, फिर गिरी, फिर अगस्त ऑफर, क्रिस्प ऑफर, वेवेल प्लान, फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान पर समझौता हुआ और फिर संविधान का निर्माण हुआ। और बताया था कि ये जो संविधान का निर्माण हुआ, इसकी शुरुआत होती है कब, 1773 में, और ख़त्म कब होता है, 1950। तो ये हम लोग ये कहते हैं कि हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना, तो ये 2 साल 11 महीने 18 दिन केवल असेंबलिंग टाइम था। बनने की शुरुआत 1773 से हो चुकी थी, यानी लगभग 177 साल, पौने 200 सालों का विकास रहा। बताया था कैसे धीरे धीरे करते करते कोड बना, तो कानूनों का ट्रांसलेशन होना शुरू हुआ, तो फिर शिक्षा के लिए 1 लाख, तो फिर 21 लाख, तो फिर हाई कोर्ट बने, तो फिर वो व्यवस्थाएं धीरे धीरे करके बड़ी होती चली गई। तो उसी चीज़ों को जो हम देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, विकास, डेवलपमेंट। और इसमें बताया था कि कुछ बाहर से सबसे ज़्यादा 35 का एक्ट से लिया गया, लेकिन कुछ चीज़ें बाहर से भी ली गई थी। तो उसके बारे में कल एक लिस्ट हम लोगों ने तैयार किया था कि कौन कौन सी चीज़ें बाहर से ली गई थी, उसकी पूरी सूची आपको लिखवाई थी। ठीक। तो ये दोनों सेक्शन हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बाद हम लोग को बात पार्ट्स, भागों के ऊपर भी चर्चा किए थे और बताया था कि भागों की संख्या कुल कितनी है, 22 है। तो 22 भाग है, 22 सवाल नहीं पूछे जाते, कुछ ही पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जिस पर हम ध्यान देते हैं। जिसमें एक पार्ट 2 आपको बताया था, भाग 2। भाग 2 में क्या था, नागरिकता, सिटीजनशिप। 3 में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज। और 4 का में मौलिक कर्तव्य। तो बताया था कि ये 4 आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के भी आते हैं कि कौन सा किस देश से लिया गया। फिर 5 में आपको बताया था क्या था, केंद्र, संघ सरकार जिसको हम लोग बोलते हैं। 6 में राज्य थे, 7 गायब था। 8 में क्या था, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित राज्य। ठीक। फिर आपको बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां किसमें है, 9B, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर आपको बताया कि संशोधन किसमें है, अमेंडमेंट, भाग 20 में है। इलेक्शन किसमें है, इलेक्शन, निर्वाचन किसमें है, 15 में है। ठीक है। फिर चलिए खैर, तो भाग थे कुछ, आपको बताया कि 22 आपको नहीं याद करने, केवल कुछ है जिसमें स्पेशली उन चारों को अच्छे से आपको रट लेना है, वही ज्यादातर आते हैं। ठीक। अब इसके बाद आता है नंबर किसका, शेड्यूल्स का। और इसमें एक कंफ्यूजन वाली बात भी आपको बताई थी, कई जगह आपको लिखा मिलेगा कि संविधान में 25 भाग हैं या 24 भाग है, उसको आपको नहीं मानना है, 22 ही है। क्योंकि संविधान में कहीं भी कुछ ऐड जरूर हुए हैं, जैसे बताया ना 9B है, 4A है, लेकिन कहीं भी लिखा नहीं है 23, 24, 25, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अभी भी आप कितना मान के लेके चलेंगे, 22। कोई बहस भी करे तो बहस नहीं करना है आपको, बड़े लोग, विद्वान लोग आपसे डिस्कशन करेंगे, नहीं देखो यहाँ लिखा है 22 है, यहाँ 23 लिखा है। आप बताए ना, ओरिजिनल चीज आपके जब सामने उपलब्ध है तो फिर उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप भारत का संविधान उठा के देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। ठीक। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। अब बचा क्या हमारा, शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ। अनुसूचियों के बारे में अगर बात करें तो हमारे संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उस समय प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी, 4 बाद में जुड़ी, फिलहाल 12। अब जैसे बताया कि यहाँ पर 8 थी, 4 बाद में जुड़ी। तो जुड़ी इसलिए कि जो जोड़ा गया तो वहां पर लिखा गया शेड्यूल 8 के बाद लिखा गया शेड्यूल 9, ये 9 शेड्यूल है, ये 10वीं अनुसूची। भाग में कहीं बताया ना बढ़ा के 23, 24, 25 नहीं लिखा। अगर नया नहीं जोड़ना होता तो इसी को ABCD करके एडजस्ट करता ना। तो ये नया जोड़ा गया, इसका मतलब क्या है कि ये सही में नए अनुसूचियां जोड़ी गई, पार्ट्स नहीं जुड़े। ठीक। तो जब बना था तो कितना था, 8 था, फिलहाल 12 है, लिख लीजिए। 8 + 4 = 12, 8 + 4 = 12। तो अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी है, 12।
अब ये जो 12 अनुसूचियां हैं, जो शेड्यूल्स हैं हमारे, इन 12 अनुसूचियों को, यानी जब बना था तो कितने थे, 8 थे, फिलहाल 12 हैं। तो ये जो 12 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं, इन शेड्यूल्स के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो एक एक करके इन अनुसूचियों को देखेंगे, तो विस्तार से इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए शेड्यूल 1, अनुसूची 1। तो जो शेड्यूल 1 है, अनुसूची 1 है, इसमें लिखे राज्य और केंद्र शासित राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र। राज्य और केंद्र शासित राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो राज्य और केंद्र शासित राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र, ये कहाँ पर दिया गया है, शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में। यानी इसमें बताया गया है कि कौन कौन से हमारे राज्य हैं, कौन कौन से इनके केंद्र शासित राज्य हैं, कहाँ तक उनका क्षेत्र है। तो इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज कि क्या दिया गया है, राज्य यानी स्टेट्स, ठीक। दूसरी चीज क्या दी गई है, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित राज्य। तो इन्हीं दोनों को अलग अलग देखेंगे। पहले हम लोग राज्यों के बारे में बातचीत करेंगे, फिर केंद्र शासित राज्यों पर आते हैं। राज्यों की अगर बात करें तो आपको बताया था कि स्वतंत्रता के समय कुल कितने राज्य थे, 11 राज्य थे। बताया था 11 राज्यों के चुनाव हुए थे, तो वही 11 राज्य हुआ करते थे। तो इतना बड़ा देश भारत, और उसमें मात्र 11 राज्य, तो थोड़ा सा राज्यों की साइज बड़ी थी, बड़े बड़े राज्य थे। तो ये हुआ कि नए राज्यों का निर्माण होना चाहिए, और कई क्षेत्रीय स्तर पर भी राज्यों के निर्माण की मांग थी कि हमें ये राज्य बनना है, ये राज्य है। तो स्थानीय स्तर पर भी डिमांड हुई कि नए नए राज्यों का निर्माण होना चाहिए, ऐसा कहा गया, कई सारे लोगों ने उसकी मांग की। तो जब नए नए राज्यों की मांग की गई, स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन की मांग की गई, तो सरकार जैसे कोई भी काम करती है तो उसके लिए कमीशन बनाती है, आयोग बनाती है। तो राज्यों का जो पुनर्गठन होना था, तो उसके लिए अलग अलग समय पर आयोग बनाए गए, कमीशन बनाए गए, जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और इनकी संख्या कुल 3 थी, 3 बनाए गए। और तीनों को ये जिम्मेदारी दी गई कि क्या भारत में नए राज्यों का निर्माण होना चाहिए, अगर हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर हाँ तो निर्माण का आधार क्या हो। तो जितनी भी समितियां बनी, अब उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी समितियों का ये मानना था, तीनों का, कि भारत में क्योंकि राज्य बहुत बड़े बड़े हैं, तो शासन प्रशासन में असुविधा होती है, दिक्कतें होती हैं। तो राज्यों के निर्माण होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन राज्यों के जो निर्माण का आधार है, वो किसी भी हाल में भाषा नहीं होना चाहिए। जबकि डिमांड हमारे यहाँ भाषाई राज्यों की ही होती थी। भाषा के आधार पर लोग कहते थे कि हमारा राज्य अलग बना दिया जाए। तो ये मना करते थे कि नहीं भाई, भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनेगा। राज्यों के बनने का आधार आर्थिक और प्रशासनिक होना चाहिए, कि प्रशासन करने में सुविधा हो और आर्थिक रूप से राज्य सक्षम बने। जैसे बिहार राज्य था, बिहार राज्य का बंटवारा हुआ, झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। अब झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, तो आप देखेंगे उस बंटवारे को इतने गलत तरीके से अंजाम दिया गया कि जितने बड़े बड़े फैक्ट्रियां थी, सारे खदान थे, वो सब किसके हिस्से गए, सारे संसाधन झारखंड के पास गए। बिहार के हिस्से आया बाढ़, सूखा और घनी आबादी। संसाधन के नाम पर बिहार को कुछ नहीं मिला, सारी अच्छी अच्छी चीजें झारखंड के पास कर दी गई। तो बंटवारा ठीक नहीं था, गलत बंटवारा किया गया। तो वो आर्थिक आधार पर सही बंटवारा नहीं था। या पहले एक राज्य हुआ करता था उत्तर प्रदेश, तो पहले यूपी उत्तराखंड एक ही हुआ करता था। आप सोचिए, उत्तराखंड उत्तरकाशी है, हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। आप सोचिए, उत्तरकाशी अल्मोड़ा के किसी बच्चे को, अब सारा जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन का केंद्र उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, यूपी बोर्ड का केंद्र इलाहाबाद है। वहाँ के हाई स्कूल इंटर के बच्चे को अपने किसी सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में कोई संशोधन करवाना हो, तो वहाँ से उसको 800 किलोमीटर दूर आना पड़ता था। उतने में दिल्ली में वो 6 बार अप डाउन कर जाएगा वहाँ से। हाई कोर्ट इलाहाबाद में। अब गढ़वाल के किसी आदमी को जो नेपाल सीमा पर बैठा हुआ है वहाँ पर, वहाँ से उसको अपील करनी हो हाई कोर्ट में, तो कहाँ आना पड़ता था, इलाहाबाद। उतने में वो 6 बार दिल्ली अप डाउन करेगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा उतने में। तो सारी चीजें यहाँ थी, और अब समस्या वहां पर। तो दिक्कत होती थी भाई, बहुत लंबा समय, दूरी बहुत ज्यादा थी। तो बड़े राज्य अपने आप में एक समस्या हो जाते, लोगों को प्रशासनिक स्तर पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता।
उत्तराखंड पहाड़ी राज्य, अब पता चला कि वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते थे, लेकिन वहाँ की जनसंख्या कम थी, तो लोकसभा विधानसभा की सीटें भी क्या होंगी, कम होंगी, कम होंगी सीटें। जब सीटें कम होंगी तो राजनीतिक महत्व भी उस क्षेत्रों का क्या होगा, कम होगा। भाई वहाँ ज़्यादा सांसद विधायक हैं नहीं तो सरकार ध्यान नहीं देगी। सरकार ध्यान कहाँ देगी, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीटें तो जनसंख्या के आधार पर बढ़ती थी, घनी आबादी पूर्वांचल में। अब कमाई कर रहा है बेचारा पहाड़ी क्षेत्र का नैनीताल का आदमी, अब मंत्री जी खर्चा कहाँ कर रहे हैं, पूर्वांचल में, तो उसकी कमाई इधर निकल के आ रही है। वहाँ टूरिस्ट आते हैं, हरिद्वार है सब पूरा उत्तराखंड क्या है टूरिस्ट, कमाई उनकी वहां से हुई, और उनका पैसा जा किधर रहा है, इधर जा रहा है। समझ रहे हैं चीजें कितनी समस्या होती थी। तो इसीलिए कहा गया कि राज्यों का निर्माण तो होना चाहिए, लेकिन उनका आधार क्या होना चाहिए, आर्थिक और प्रशासनिक। भाषाई आधार पर राज्य न बने ये मना किया गया, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ जो काम मना किया जाता है वही काम सबसे ढेर होता है। सबसे ज्यादा डिमांड हुई भाषाई राज्य। इवन जो कमीशन बने वो भी समझ लीजिए कि भाषाई आधार को ही काटने के लिए बनाए गए थे, लेकिन सबका ये कहना था कि भाषाई आधार पर न बने। लास्ट में जो तीसरा आयोग बना फजले अली, तो फजले अली ने भाषा के आधार को स्वीकार किया कि ठीक है भाषा के आधार पर बना दीजिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा वाला फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, कि मतलब कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में, दूसरी भाषा बोलने वाले लोग दूसरे राज्य में, तो इससे क्या होगा, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग हो जाएंगे, तो इससे भाषावाद होगा, फिर देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होगा, फिर लड़ेंगे सब आपस में। तो इसलिए एक भाषा एक राज्य के फॉर्मूले को मना किया गया कि ये नहीं होना चाहिए, कि माने नहीं। खैर जो आयोग बने, पहले आयोगों के नाम लिख लीजिए। लिखिए राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग, राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग। पहला लिखिए दर आयोग, DAR, दर, दर आयोग, दर आयोग। ये नवंबर 1947 में बना, नवंबर 1947, नवंबर 1947 दर आयोग बना, ठीक। इनका पूरा नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जस्टिस SK दर, जस्टिस न्यायमूर्ति SK दर इनका पूरा नाम था, जस्टिस SK दर। तो दर आयोग में कौन था, जस्टिस SK दर, ठीक, क्लियर। तो ये जो दर आयोग बना, इस दर आयोग को किस लिए बनाया गया था, कि क्या भाषाई आधार पर राज्य बने, लेकिन दर आयोग ने सीधे सीधे मना कर दिया कि भाषाई आधार, कमीशन डिनाइड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट नॉन लिंग्विस्टिक ग्राउंड, कि दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण को क्या किया, अस्वीकार कर दिया, और कहा कि राज्यों का निर्माण किस आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। लिख लीजिए, दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण को अस्वीकार किया, दर कमीशन डिनाइड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड। दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण को, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को या निर्माण को अस्वीकार किया, और प्रशासनिक सुविधा को राज्य निर्माण का आधार बताया, और प्रशासनिक सुविधा को राज्य निर्माण का आधार बनाया, एंड मेड द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक, मना कर दिया गया। अब इनके मना करने के बावजूद जब इन्होंने अपने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के बाद सिफारिशों में मना कर दिया गया कि भाषाई आधार पर नहीं बनेंगे, किस आधार पर बनेंगे, प्रशासनिक आधार पर। लेकिन कुछ खास इसका प्रभाव नहीं पड़ा, लोग आंदोलन करते रहे। फिर दूसरा आयोग बनाया गया, JVP आयोग, लिख लीजिए JVP, JVP समिति,
जेवीपी जेवीपी समिति दिसंबर 1948। जे से चाहे तो फुल फॉर्म लिख सकते हैं, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू प्लस वी से वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल प्लस पी से पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जेवीपी। ठीक। तो जेवीपी कमेटी कब बनी? दिसंबर 1948। और इस जेवीपी कमेटी ने भी 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जेवीपी कमेटी ने भी साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। अब मना किया गया, दे ऑल्सो डिनाइड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम लिंग्विस्टिक ग्राउंड, कि भाई भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, पता सबने मना कर दिया। अब मना तो किया लेकिन लोग नहीं माने, डिमांड होती रही और फाइनली उस समय एक दक्षिण में एक राज्य हुआ करता था मद्रास। तो मद्रास में तेलुगु बोलने वाले लोग थे, तेलुगु बोलने वाले लोगों ने अलग आंध्र प्रदेश की मांग की और अलग आंध्र प्रदेश की मांग पर आंदोलन शुरू कर दिया। सरकार ने मना कर दिया कि भाई नहीं बनेगा, लेकिन आंदोलन चलता रहा और 1953 में आंदोलन बहुत तेज हुआ और उस अलग आंदोलन के नेता थे पोटे श्रीरामुलु। पोटे श्रीरामुलु कांग्रेस के ही पुराने कार्यकर्ता थे। उन्होंने देखा कि जब सरकार ऐसे नहीं मान रही है, तब उन्होंने चेन्नई में भूख हड़ताल शुरू कर दी, आमरण अनशन शुरू कर दिया कि जब तक हमारा अलग आंध्र प्रदेश राज्य नहीं बन जाएगा तेलुगु भाषा बोलने वालों को, हम खाना नहीं खाएंगे। तो पोटे श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, आमरण अनशन। तो जब उन्होंने आमरण अनशन किया तो फिर दबाव बना सरकार के ऊपर, तबीयत उनकी बिगड़नी शुरू हो गई। सरकार उस समय कांग्रेस की थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ये सब पुराने ढीठ नेता थे, आपको बताया था पूरा फ्रीडम स्ट्रगल यही लोग लड़े। तो कहा गया कि भाई दबाव बन रहा है, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, असंतोष लोगों में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाई तो भूख हड़ताल आमरण अनशन ये तो हम लोग करते थे, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और ये हमारा हथियार हमारे ही खिलाफ चला रहा है। लगता है लड़का भूल गया है कि अब देश क्या हो चुका है, आज़ाद हो चुका है। और बताया कि आज़ाद भारत उतना अच्छा था नहीं। तो बोले सरकार को कुछ तो करना चाहिए, तो बोले सरकार करेगी, क्या करेगी? बोले इंतजार करेगी। अब पता चला कि पोट्टी श्रीरामुलु आमरण अनशन करते करते चले गए। पूरे 56 दिनों तक लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। 56 दिनों के संघर्ष के बाद पोट्टी श्रीरामुलु ने दम तोड़ दिया, उनकी मौत हो गई। जब उनकी मौत हो गई तब फिर सरकार ने कहा कि अब अलग आंध्र प्रदेश राज्य बना दिया जाए। तो इसके बाद बना तो दिए, लेकिन कब? मरने के बाद। तो सरकार ने कहा कि इसके बाद समझ लिया कि आमरण अनशन का फैशन ही खत्म हो गया। सरकार ने कहा कि जिसको इसको अपनी मांग मनवानी है, मांग पूरी कर देंगे, आमरण अनशन करो, लेकिन मांगे पूरी कब करेंगे? मरेंगे तब। तो सोचिए कि जो 53 में आमरण अनशन का फैशन खत्म हुआ कि दोबारा 2011 में अन्ना हजारे जी शुरू किया। अब 2011 की सरकार भी नेहरू की तरह ढीठ होती और अन्ना हजारे जी भी आमरण अनशन करते करते चले जाते। कानून तो बनाना ही था, एक आगे आदमी शहीद हो जाता तो फिर बना देते। तो फिर दोबारा किसी की हिम्मत पड़ती आमरण अनशन करने की, पैसे नहीं खा जाते लोग। पहले के नेता बड़े ढीठ होते थे, भाई हर बात के लिए आदमी आमरण अनशन करने लगे, किसके किसकी सुनेंगे? जो देखो वही में उठा के आमरण अनशन, हमारा हथियार हम ही चलाओगे बेटा, जिंदगी भर यही काम। तो बोले बनाएंगे तो जरूर, लेकिन पहले एक आदमी शहीद होते फिर बनाते। तो वही, जबकि वो कांग्रेस का ही कार्यकर्ता था, उसके मरने के बाद उन्होंने क्या किया, अलग आंध्र प्रदेश की घोषणा की। और यही आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। और इसी के बाद फजले अली कमेटी बनी और कहा गया कि ठीक है, अब इतना कह रहे हैं सब, तो थोड़ा बहुत बना ही दो। तो बना तो जरूर, लेकिन इसके मरने के बाद। ठीक, लिख लीजिए। तीसरी समिति लिखिए, फजले अली कमेटी, फजले अली समिति। क्या चीज? उन्होंने भी कहा कि भाषाई आधार पर राज्य, सब मना करते थे,
उन्होंने भी डिनाई कर दिया। तो उसके बाद ये जब हल्ला गुल्ला मचा तो लिखे 1953 अक्टूबर 1953 फजले अली समिति। फजले अली समिति कब बना था? दिसंबर 1953 में। इसमें 3 सदस्य थे। फजले अली में लिखे कितने सदस्य थे? 3। पहला लिखिए के एम पन्निकर, के एम पनिक्कर या पनिक्कर, के एम पनिक्कर। दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, एच एन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, एच एन कुंजरू। और तीसरे थे फजले अली। तीसरे कौन थे? फजले अली। तो कौन कौन था इसमें फजले अली में? फजले अली, एच एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इन्होंने भी मतलब थोड़ा सा ये भाई रिजिड तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई एक राज्य एक भाषा का फॉर्मूला नहीं चलेगा। लिख लीजिए, ही डिनाइड द वन स्टेट वन लैंग्वेज फॉर्मूला। इन्होंने भी एक भाषा एक राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया। एक भाषा एक राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया। ही डिनाइड द वन लैंग्वेज वन स्टेट फॉर्मूला। लेकिन ये थोड़ा सा स्वीकार कर लेते हैं कि भाषा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक एकता और भाषाई एकता को हम लोग मिला जुला कर रखेंगे, ये मान लिया। और इसी फजले अली की सिफारिश पर उस समय भारत में, अभी के जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय 14 राज्य बने, बाद में 14 राज्य हुए और 6 केंद्र शासित राज्य बने। तो 14 राज्यों के केंद्र शासित राज्यों की जो स्थापना हुई थी, 14 था, ये इसी फजले अली की सिफारिशों पर हुई थी। लिख लीजिए, फजले अली समिति की सिफारिशों पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फजले अली कमेटी। फजले अली की समिति की सिफारिशों पर इन्वर्टेड कॉमा लिखे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। ऑन द एडवाइस ऑफ फजले अली कमेटी, इन्वर्टेड कॉमा में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाज पास्ड। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ, वाज पास्ड। एंड बाय दिस एक्ट, इसी अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों की स्थापना हुई। एंड आफ्टर दिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। तो अभी के ज्यादातर जो आपको राज्य दिखाई दे रहे हैं, ये कब अस्तित्व में आए थे? 1956। कौन से एक्ट से? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो ज्यादातर राज्य कब अस्तित्व में आए? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से। 6 केंद्र शासित राज्य, 6 यूनियन टेरिटरीज। समझ गए? तो किस अधिनियम से आए थे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और ये 56 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किस कमेटी की सिफारिशों पर आया था? फजल अली के आया था। ठीक, क्लियर हो गया? तो यही 3 समितियां थी। क्रम ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कौन सा था? दर कमेटी। बड़ी परीक्षा में क्रम में देता है, फंस जाएंगे। सबसे पहली कमेटी कौन सी? दर थी। दूसरा फिर जेवीपी, फिर तीसरा फजले अली। ठीक, अब इसमें अब फैक्ट के रूप में आप लिख सकते हैं कि कब कौन कौन से राज्य बने स्वतंत्रता के बाद। लिख लीजिए, स्वतंत्रता के बाद निर्मित राज्य, स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद के निर्मित राज्य, स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंट। ठीक, तो कौन कौन से राज्य बने ये आपको देखना है। तो सबसे पहले लिखे 1953, 1953, 1953 आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट। आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ।
फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट किससे अलग होकर? सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास, मद्रास से अलग होकर, मद्रास से अलग होकर। और यही ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। लिख लीजिए, फर्स्ट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। तो भाषा को आधार बना के बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, जिसमें भाषा को आधार बनाया गया। और ये ध्यान रखेंगे 53 में जैसे आंदोलन हुआ था तो सरकार ने घोषणा कर दी कि हाँ ठीक है बना देंगे, लेकिन बनाया कब? जब एक्ट आया 56 का, तब। लिख लीजिए, क्या लिखे? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। लिख लीजिए, पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद। लिख लीजिए, अक्टूबर 1953 में पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद, पोटी श्रीरामुलु, पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद, पोटी श्रीरामुलु कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे और 56 दिनों का पूरा हड़ताल किया था उसने, 56 दिन बाद वो मरा था। तो 53 में जब वो मरा तो तुरंत सरकार ने क्या किया? डिक्लेयर कर दिया। और डिक्लेयर करने के बाद फिर उसको अलग से जो कानूनी रूप से अस्तित्व में आया वो 56 में आया। ठीक है, तो ज्यादातर हमारे जो राज्य वर्तमान के आपको दिखाई देते हैं वो कब अस्तित्व में आए? 1956 में अस्तित्व में आ गए थे। ठीक, अब इसके बाद फिर धीरे धीरे करके फिर राज्यों का निर्माण होना शुरू हो गया था, जो नए नए राज्य बने। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब आग लग चुकी थी तो धीरे धीरे करके फैलनी शुरू हो गई। फिर उस समय पहले एक राज्य हुआ करता था बॉम्बे, बॉम्बे फिर टूटा 1960 में और दो राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात। तो महाराष्ट्र और गुजरात मिला के पहले क्या थे? बॉम्बे। लिख लीजिए, 1960, 1960, बॉम्बे ब्रोकन इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात। बॉम्बे महाराष्ट्र और गुजरात से अलग, बॉम्बे टूटकर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने, बॉम्बे टूटकर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने। ठीक, यानी महाराष्ट्र और गुजरात राज्य अस्तित्व में कब आए थे? 1960 में, उसके पहले वो सब मिलके बॉम्बे थे। फिर लिखे 1962, 1962, 1962 नागालैंड अलग हुआ, किससे? असम से। नागालैंड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम असम, नागालैंड अलग हुआ किससे? असम से। तो नागालैंड राज्य अलग किससे हो गया? असम से। फिर लिखिए 1966, 1966, 1966 हरियाणा पंजाब से अलग हो गया, हरियाणा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब, हरियाणा पंजाब से अलग हो गया, हरियाणा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब। तो हरियाणा पंजाब से कब अलग हुआ? 1966। ठीक, फिर अब इसी में देखिए झगड़ा था, हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ तो राजधानी को लेकर झगड़ा था। चंडीगढ़ के को दोनों राजधानी बनाना चाहते थे, पंजाब चाहता था चंडीगढ़ उसकी राजधानी और हरियाणा चाहता था चंडीगढ़ उसकी राजधानी हो। तो जब दोनों का झगड़ा हुआ तो फिर फायदा उठाया केंद्र ने, कहा चंडीगढ़ ना पंजाब का ना हरियाणा का, चंडीगढ़ किसका हो गया? केंद्र का। उसको क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य, और कॉमन कैपिटल कर दिया गया दोनों का, यानी वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी केंद्र सरकार, ये लोग केवल राजधानी बनाएंगे, नहीं तो दे दिया जाए उस समय वो तो मारामारी करेंगे। उसको केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। तो अभी जब यूनियन टेरिटरी आपको बताएंगे तो चंडीगढ़ इसीलिए 66 में बना अलग से। ठीक, वो झगड़े की वजह से था। ठीक, अगला लिख लीजिए 1968, 1968, 1968 मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया, मद्रास बिकेम तमिलनाडु। तो पहले तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था? मद्रास। 68 में ये अलग हो गया।
अब 1971 में एक एक्ट लाया गया था, नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और उससे मणिपुर त्रिपुरा को असम से अलग कर दिया गया। लिखिए 1971, 1971, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, फिर ब्रैकेट में पुनर्गठन अधिनियम, ब्रैकेट क्लोज, उत्तर पूर्वी क्षेत्र ब्रैकेट में पुनर्गठन ब्रैकेट क्लोज अधिनियम 1971। तो इसी 1971 से कौन कौन से राज्य बने? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। लिख लीजिए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये पहले सब एक ही हुआ करते थे, फिर पुनर्गठन अधिनियम कौन सा है? 1971, और उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, फिर लिखिए 1973, 1973, मैसूर क्या बन गया? कर्नाटक। यानी मैसूर का पुराना नाम क्या था? कर्नाटका। तो 1973 तक ये मैसूर नाम से ही था। 1973 में मैसूर का नाम क्या कर दिया गया? कर्नाटक कर दिया गया। ठीक, फिर अगला जाइए 1975, 1975, सिक्किम का भारत में विलय हुआ। सिक्किम का भारत में विलय हुआ। एनेक्सेशन ऑफ सिक्किम इन इंडिया, सिक्किम का भारत में विलय हुआ। और 36वें संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, एंड इट बिकेम द कंप्लीट स्टेटस, कंप्लीट स्टेट बाय 36 अमेंडमेंट। 36वें संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए। तो पहले इसका विलय हुआ था, फिर मतलब पहले ये अलग देश था, तो फिर उसको पहले किसमें शामिल किया गया? भारत में 1974 में पहले सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था, फिर 75 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक, चलिए देखिए, हिमाचल प्रदेश छूट गया, लिख लीजिए 1970, हिमाचल प्रदेश। एक चीज ध्यान रखिएगा, कई जगह आप पढ़ेंगे तो इसमें साल में एक साल आगे पीछे आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि जैसे घोषणा हो जाती थी, एक्ट बाद में आया। ठीक है, तो कई बार हो सकता है डिफरेंस, इसलिए दोनों साल हम लिख दिए। इसलिए 1970 हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ, हिमाचल प्रदेश राज्य बना। पहले ये क्या था? यूनियन टेरिटरी था। तो 70 में घोषणा हुई, ब्रैकेट में लिखे 71 में ये बना था। ठीक, फिर लिखिए 1986, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 1987 में पूर्ण राज्य बन गया। यानी 86 में कहा गया, एक्ट लाया गया, और 87 से ये पूर्ण राज्य बना। ठीक, यानी 86 में एक्ट लाया गया था, 87 से ये राज्य बना। फिर लिखिए 1987, 1987, गोवा पूर्ण राज्य बना। गोवा बिकेम द फुल स्टेट। गोवा क्या बन गया? पूर्ण राज्य। तो गोवा पूर्ण राज्य कब बना? फिर लिखिए सन 2000, ये 2000। सन 2000 में ध्यान रखिएगा 3 तारीखें हैं। 1 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 और 15 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000 को कौन बना? छत्तीसगढ़। 9 नवंबर को उत्तराखंड, और 15 नवंबर को झारखंड। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? एमपी से। उत्तराखंड यूपी से। झारखंड। तो ये तीनों राज्य देखिए, ध्यान रखिएगा, एक ही साथ बने थे।
सन 2000, बस तारीखें अलग अलग हैं। 1 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 और 15 नवंबर सन 2000। ठीक, तो ये तीनों कब बने? सन 2000 में। क्लियर हो गया? चलिए, फिर लिखिए 2 जून 2014, 2 जून 2014। 2 जून 2014, 2 जून 2014। तो 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना? तेलंगाना राज्य बना। और तेलंगाना राज्य किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना राज्य बना और अलग हुआ किससे? आंध्र प्रदेश। ठीक हो गया? फिर लिखिए 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019, जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर स्टेट, जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर स्टेट ब्रोकन इनटू जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज। जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर राज्य फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित राज्यों में टूट गया। जम्मू कश्मीर स्टेट कन्वर्टेड इनटू जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज। तो जम्मू कश्मीर राज्य किसमें बदल गया? पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब दो क्या हो गए? केंद्र शासित राज्य, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। समझ गए? तो ये हमारा सबसे रिसेंट चेंज था राज्यों के मामले में। तो वर्तमान में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? 28। लिखिए 8%। वर्तमान में कुल 28 राज्य है। तो 14 से शुरुआत हुई थी 1956 में। तो 56 के पुनर्गठन बताया था कितने थे? 14 थे। फिलहाल कितने हो गए हैं? 28 हो गए, दुगुना हो गए। ठीक है, चलिए। तो ये तो थे राज्य, स्टेट। बताया था फर्स्ट शेड्यूल में दो चीजें, एक है राज्य और दूसरा केंद्र शासित राज्य। तो राज्य आपको समझ में आ गया कैसे कैसे निर्माण हुआ, क्या क्या आधार थे, क्या क्या समस्याएं थी, फिलहाल ये आपके सामने। अब इसके बाद आइए केंद्र शासित राज्य, यूनियन टेरिटरीज। अब जो केंद्र शासित राज्य होते हैं, यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है? यूटी जिसको वो बोलते हैं। ठीक, यूनियन टेरिटरी। यूनियन यानी केंद्र, शासित राज्य यानी केंद्र की सरकार जहां पर है। तो जैसे जो राज्य होते हैं, तो राज्य की अपनी कई सारी शक्तियां होती हैं। हर एक राज्य में देखिए अपने हाईकोर्ट होता है, राज्यों की अपनी विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्यों की अपनी पुलिस होती है, स्टेट पुलिस है, होता है ना, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस। राज्यों की अपनी भूमिका है, अपनी पूरी व्यवस्था है। तो सारी व्यवस्था है राज्यों की। ठीक, अब ऐसे क्षेत्र जहां पर केंद्र का शासन हो, राज्य का शासन न हो, यानी डायरेक्टली वो किसके कंट्रोल में हो? सेंट्रल के कंट्रोल में। भारत सरकार का भी तो कोई अधीन क्षेत्र होना चाहिए। जैसे दिल्ली सल्तनत, अभी इतिहास में आपको पढ़ाएंगे, तो एक खालिसा भूमि होती थी। ज़्यादातर भूमि वो इक्तों में दे देते थे, लेकिन सुल्तान जो उसके इक्तदार होते थे उनको दे दिया जाता था। लेकिन सुल्तान का अपना खर्चा पानी कैसे चलेगा? तो पर्सनली सुल्तान जो अपने लिए जमीन रिजर्व रखता था उसको क्या बोलते थे? खालिसा लैंड, खालिसा भूमि होता था। तो उसमें उसकी रेवेन्यू सीधे किसके पास जाती थी? सुल्तान के पास। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने ज़्यादातर जमीन को खालसा में कन्वर्ट कर दिया था। खालसा नहीं, खालिस बोलते, खालिसा। तो सीधे सेंट्रल ने अपने हाथ में ले लिया। तो उसी तरीके से जैसे राज्य है, राज्यों का अपना रेवेन्यू पूरा सिस्टम है, सब राज्य सरकार काम करते हैं। लेकिन कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जिसका कंट्रोल सीधे किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, केंद्र सरकार के पास है। वहां पर कोई राज्य अस्तित्व में नहीं, उनको अलग अलग कारणों से बनाया गया।
अब जैसे दिल्ली है, कई कारण हैं यूनियन टेरिटरीज के निर्माण के, राजनीतिक प्रशासनिक कारण होते हैं। अब दिल्ली हमारी राजधानी है, कैपिटल है। अब दिल्ली जो हमारी राजधानी है, तो यहाँ पर देश का चेहरा है, फेस है। कल आपको बता रहे थे, एम्बेसीज, दूतावास सारे हैं दुनिया भर के, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र है, हमारा पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ कहाँ है? दिल्ली में ही। तो इसको केंद्र सरकार के हाथ में होना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में जैसे विधानसभा है केंद्र शासित, मतलब जिससे नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वो सरकार किसी काम की नहीं है। उनको पावर्स पता है कौन सी है? अनरिजर्व वाली, अनारक्षित विषय बताए थे, नाला साफ सफाई, सिंचाई, बिजली पानी, इसी सब में खुश रहते हैं। दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं, वहाँ की जमीन दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो तो कुछ नहीं। उनके पास क्या है? अस्पताल है तो, सड़क है तो, पानी है, बिजली, इसी में बस फंसाए रहते, उसी में खाओ खिलो तुम। बताया ना, रिजर्व वाले अच्छे अच्छे विभाग किसके पास? बताया था अंग्रेजों के समय में कि अंग्रेज अपने पास रखते थे। अनरिजर्व फालतू वाले विभाग किसको दे दिए थे? भारतीयों को। तो दिल्ली सरकार, समझ लिया, अनरिजर्व डिपार्टमेंट भारत सरकार ने दिया कि जाओ तुम लोग नाला साफ सफाई, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसी पर खाओ खेलो। पावर सारी इनके पास। तो जो सरकार है, तो ये मत समझिए कि बहुत पावरफुल है, कुछ नहीं उनके पास पावर। तो इससे क्या होगा? अब मान लीजिए दिल्ली पुलिस उनको दे देगी, पूरा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, तो कोई दिक्कत होगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सारे सांसद चोर हैं। पता है, संसद भवन में बैठक करने गए, संसद घेर दिए पुलिस से, बोले बंद करो इसको, सब बहुत चोरी करते हैं सब। अब पता चला दिल्ली में बहन जी की सरकार बन गई। अब अमेरिका के राष्ट्रपति आए जो बाइडेन, बोले जो बाइडेन को उठा के जेल बंद करो, बहुत बेईमान आदमी है, दलित विरोधी भाषण देता है। उनको क्या करना है? इनको तो अपने लोकल पॉलिटिक्स से मुकाने, उनको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से कोई मतलब है नहीं। दिल्ली पुलिस में सपा की सरकार बन गई, तो पता चला पुलिस भैंसे ढूंढती फिर रही है मुलायम सिंह यादव की। यही ना होता है। शिवसेना की सरकार बनी, पता चला पाकिस्तानी दूतावास ढहा रही, सब आग लगा दी उसने। समझ रहे हैं? वही ये देश का चेहरा है ना, फेस। तो उसको हम कैसे किसी लोकल आदमी को दे सकते हैं? तो वो राष्ट्रीय हित में इस्तेमाल होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो प्रशासनिक कारणों से, कुछ सामरिक महत्व की भी चीजें हैं, और कुछ सांस्कृतिक कारणों से भी है, जिनको केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया हुआ है कि भाई यहाँ पर राज्यों को दे दिया जाए तो दिक्कत हो जाएगी, उसे बहुत परेशान करेंगे। वो पूर्ण राज्य बन गए तो फिर हालत ठीक नहीं होगी। सोचे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी सरकार है, एक बात नहीं सुनते ये सब केंद्र सरकार। सीबीआई वाले छापा मारने गए, उन्हीं को अरेस्ट करके बैठा लिया, आओ तुम्हें आ जाओ अंदर। ये क्या तमाशा? समझ रहे हैं? राज्यों को देना कितना खतरनाक हो सकता है, ऐसी महत्वपूर्ण जगह दिल्ली जैसी। तो इसलिए इसको केंद्र ने क्या किया है? अपने हाथ में लिया। जो सरकार है भी वो बस, पता है ना, फालतू वाले विभाग दे हैं, बस काम चलाओ, खाओ खेलो तुम लोग। खैर, अब इनकी अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग तरीकों से चलती हैं। अलग अलग व्यवस्था अलग अलग तरीकों से चलने का मतलब है कि जैसे ये जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, कौन कौन से, या तो इस इकट्ठा आपको इसी में समझा देते हैं। एक हमारा कौन सा है? दिल्ली है, ठीक। एक है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार लिख दिया, निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ठीक। दिल्ली की स्थापना कब हुई? दिल्ली कब बनी? दिल्ली पहले तो केंद्र शासित राज्य थी। इसको क्या किया गया कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, 69th अमेंडमेंट में 1992 में, 1992 में, इसको अलग से एनसीआर का दर्जा दिया गया। आपने सुना होगा दिल्ली का, दिल्ली नहीं कहते, दिल्ली एनसीआर बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को बनाया गया, तो इसको कब बनाया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र? 1992 में। तो दिल्ली क्या बन गया? 1992 में क्या बन गया? एनसीआर बना। जम्मू कश्मीर आपको बताया कि जो जम्मू कश्मीर, अभी आपको बताया कितने तारीख को यूनियन टेरिटरी बना?
31 अक्टूबर 2019। लद्दाख भी यही था, 31 अक्टूबर 2019। पुदुचेरी, पुदुचेरी तुम लोग को लिखवाए हैं। इतिहास में बताया था कि जब अंग्रेज भारत से गए तो फ्रांसीसी अभी भी थे। 1954 में पांचों फ्रांसीसी बस्तियों का अधिग्रहण किया गया और उसी को मिला के क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी। नवंबर 1954 पुदुचेरी को भारत का क्या बनाया गया, केंद्र शासित राज्य। ठीक। अंडमान निकोबार, ये वही 56 का जो एक्ट आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो वो 56 से ही क्या है, हमारा यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ अभी आपको बताया 1966 में हरियाणा पंजाब से क्या हुआ, अलग हुआ, तो झगड़ा हुआ पंजाब हरियाणा में और पैदा हो गया कौन, चंडीगढ़। केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। तो चंडीगढ़ सोचिए पंजाब एंड हरियाणा के कॉमन कैपिटल, लेकिन शासन किसका है, केंद्र सरकार का। तो ये कब बना, 1966 में। लक्षद्वीप जो था ये शुरू से ही था, कब से, 1956। दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग थे। दादर नगर हवेली अलग था और दमन दीव अलग था। ये दोनों कब मर्ज हुए, 26 जनवरी 2020। दादर नगर हवेली दमन दीव कब मर्ज हुए, 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 से पहले दादर और नगर हवेली अलग था, दमन और दीव अलग था। दादर नगर हवेली की राजधानी क्या थी, सिलवासा। अब दोनों की कॉमन राजधानी क्या है, शरावती। बेटा लक्षद्वीप की राजधानी। दादर नगर हवेली दमन दीव की राजधानी क्या है, दादर नगर हवेली की थी सिलवासा, दोनों की कॉमन राजधानी दमन है। दमन है कैपिटल। वो स्टेशन है दादर स्टेशन। अरे यार वो समंदर के किनारे, वहां मौसम क्यों बदलेगा, महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पर है, बिल्कुल किनारे पर। अभी मैप में दिखा देंगे आपको, समझ गए। दादर स्टेशन का नाम है, वो दादर नहीं। चलिए खैर, अब ध्यान से पहले समझ लीजिए फिर बनाएंगे। अब सब जगह का प्रशासन अलग अलग तरीके से। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली का जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, जैसे हर एक राज्य में एक जो संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है उसको राज्यपाल बोलते हैं, गवर्नर बोलता है। तो जो यूनियन टेरिटरीज के हेड ऑफ स्टेट होते हैं यानी प्रमुख होते हैं, उनको अलग अलग व्यवस्था दी गई। जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली के संवैधानिक प्रमुख को लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। हिंदी में कहा जाता है उपराज्यपाल। क्या बोलते हैं, उपराज्यपाल। ठीक। यानी दिल्ली के संवैधानिक प्रमुख कौन है, उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है, उपराज्यपाल है। लद्दाख के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। पुदुचेरी में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है और अंडमान निकोबार में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इन सब जगह कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ ब्रिटिश जमाने से ही कमिश्नरी रही है वहां पर। तो यहाँ का जो हेड है उसको कहा जाता है मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर। क्या बोलते हैं, मुख्य आयुक्त। इंग्लिश में बोलते हैं चीफ कमिश्नर। ठीक। तो चीफ कमिश्नर कहां पर होता है, चंडीगढ़। जो लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप के लिए अलग से राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रशासक को, एडमिनिस्ट्रेटर को। प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक। तो लक्षद्वीप का हेड कौन होता है, प्रशासक। दादर नगर और दमन द्वीप के लिए भी क्या अपॉइंट किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर है। यहाँ भी क्या होता है, प्रशासक होता है। समझ गए। यानी कि चीफ कमिश्नर कितने जगहों पर है, एक, कहां पर, चंडीगढ़। प्रशासक कहां कहां पर है, एडमिनिस्ट्रेटर कहां कहां, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहां कहां है, 5 जगह, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी और, समझ गए।
अब जैसे हर एक राज्य की अपनी विधानसभा होती है, वैसे कुछ एक यूनियन टेरिटरीज के लिए भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज की व्यवस्था की गई है, विधानसभाओं की व्यवस्था की गई है। अब कहाँ कहाँ की अपनी विधानसभा है, सुना है आपने? दिल्ली विधानसभा का नाम सुना है कभी आपने? दिल्ली विधानसभा है और इसमें कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं, 70 विधायक होते हैं। जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो यहाँ के लिए विधानसभा है या नहीं है? है। यहाँ भी विधानसभा की व्यवस्था की गई है और इसमें 90 सीटें रखी गई। लद्दाख यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर विधानसभा नहीं, उसे हम लोग बातचीत कर ही रहे थे कि विधानसभा का व्यवस्था यहाँ पर नहीं किया गया। पुदुचेरी, पुदुचेरी में विधानसभा कभी सुना है? पुदुचेरी की विधानसभा, पुदुचेरी की विधानसभा है और इसमें 30 विधायक हैं, 30। कितने हैं? 30। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार में विधानसभा नहीं। चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ की टेरिटरी में ही पंजाब की भी विधानसभा है और हरियाणा की भी है, लेकिन चंडीगढ़ का अपना नहीं है। ठीक है, विधानसभा चंडीगढ़ की नहीं। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के लिए भी नहीं है और इनके लिए भी नहीं। यानी विधानसभा कितने केंद्र शासित राज्यों के लिए है? 3। कहाँ कहाँ? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। अब जैसे राज्यों के अपने मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे कुछ यूनियन टेरिटरीज के भी अपने सीएम होंगे, चीफ मिनिस्टर्स होंगे। तो कौन कौन से केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे? तो सिंबल से फंडा है कि जहां जहां विधानसभा होगी वहीं वहीं क्या होगा? सीएम होगा। तो कहाँ कहाँ होंगे? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। बाकी कहीं भी मुख्यमंत्री का प्रावधान नहीं होगा। समझ गए? अब देखिए, जैसे राज्यों के अपने हाई कोर्ट होते हैं ना, यूपी का, बिहार का, सबका है, तो वैसे कुछ एक केंद्र शासित राज्यों के भी अपने हाई कोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय। किसके किसके? दिल्ली हाई कोर्ट का नाम सुना है कभी आपने? अक्सर चर्चा में रहता है। पटियाला हाउस, पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, 9 जिले हैं। पटियाला हाउस, रोहिणी कोर्ट, कड़कड़ डूमा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम बता, दिल्ली हाई कोर्ट अलग है। दिल्ली गया नहीं हो लगता है? पटियाला हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। जम्मू कश्मीर का अपना हाई कोर्ट है, बिल्कुल है। लद्दाख के लिए हाई कोर्ट है अपना? लद्दाख का हाई कोर्ट नहीं। पुदुचेरी, पुदुचेरी का हाई कोर्ट भी नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनका भी नहीं है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ टेरिटरी में ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, लेकिन चंडीगढ़ का अपना हाई कोर्ट नहीं। तो हाई कोर्ट केवल कितने यूनियन टेरिटरीज का है? 2। किसका किसका? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक। अब जिसका अपना हाई कोर्ट है उसका तो मामला ठीक है, जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं है, हमारे लक्षद्वीप के पास हाई कोर्ट नहीं है, अब वहां के नागरिक को अगर कहीं निचली अदालत में न्याय नहीं मिला तो अपील करने कहाँ जाएगा? अब लक्षद्वीप से दिल्ली जाएगा उतना दूर। तो उसके लिए व्यवस्था क्या किया गया है कि जो उनके जो सबसे नजदीकी राज्य होंगे, नियर बाई स्टेट्स होंगे, उन सबसे नजदीकी राज्यों में उनके जो हाईकोर्ट होंगे राज्यों के, उनमें एक कमरा दे दिया जाएगा। उसमें बोर्ड लगा दिया कि फलाना यूनियन टेरिटरी का एक बेंच है, बेंच का मतलब एक खंडपीठ बना दी जाएगी। तो इनके सबसे नजदीकी राज्यों में क्या लगा दी जाती है? उच्च न्यायालय की क्या लगाई जाती है? खंडपीठ। ठीक है, हाई कोर्ट बेंच कहते हैं, उच्च न्यायालय का खंडपीठ। ठीक। अब खंडपीठ किसका किसका अपना बेंच होगा? दिल्ली का तो अपना है, तो इनको जरूरत नहीं है, इनको भी जरूरत नहीं। जरूरत किसको है? लद्दाख को। तो लद्दाख का तो कहाँ लग जाएगा? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में बेंच लग जाएगी इसकी। पुदुचेरी के सबसे पास कौन है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का हाई कोर्ट कौन सा है? चेन्नई हाई कोर्ट में किसकी बेंच लग जाएगी? पुदुचेरी की। अंडमान निकोबार के सबसे बगल में कौन सा है? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार के सबसे पास में है, तो इसका हाई कोर्ट कौन सा हो जाएगा? कोलकाता हाई कोर्ट में किसकी बेंच लगा दी जाएगी? अंडमान निकोबार की, कमरा दे दिया जाएगा। चंडीगढ़ की टेरिटरी में आपको बताया कौन है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक। फिर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का केरल है, केरल का है
एर्नाकुलम। ये केरल का है। ठीक। दादरा नगर हवेली और दमन दीप, तो ये महाराष्ट्र के बिल्कुल पास है, तो इसका मुंबई हाई कोर्ट। तो मुंबई हाई कोर्ट में किसकी बेंच लगा दी जाएगी? अच्छा, तो पीछे चला गया है? लो गया, कोई बात नहीं। है? कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं आपको। दिल्ली का कब हुआ था? 1992 में। जम्मू कश्मीर? ये भी वही है। पुदुचेरी नवंबर 1954। अंडमान निकोबार 1956। चंडीगढ़ 66। लक्षद्वीप, जिसका न पता हो वो समझ लिया कि 56 का है, सीधे समझ लीजिए। जो राज्य की स्थापना बाद में नहीं हुई है, सब कब हुए हैं? 56 में हुए। दादरा नगर हवेली अभी रिसेंट का है, 26 जनवरी। ठीक। प्रमुख यानी हेड? दिल्ली का कौन होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर, हिंदी में बोलते हैं उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर में भी उपराज्यपाल, लद्दाख में भी सेम है, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। यहाँ पर कौन है? मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर। लक्षद्वीप में है प्रशासक। यहाँ भी प्रशासक। फिर इसके बाद बताया विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ का है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। दिल्ली में 70, 90 और 30, बाकी कहीं भी नहीं है। फिर मुख्यमंत्री यानी सीएम, जहाँ जहाँ विधानसभा है वहाँ वहाँ क्या होंगे? मुख्यमंत्री, बाकी कहीं भी नहीं है। हाई कोर्ट्स दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बाकी कहीं भी। और हाई कोर्ट की जो बेंच है, न्यायालय की खंडपीठ, हाई कोर्ट बेंच, तो इनकी जरूरत नहीं है। लद्दाख के कहाँ पर है? पुदुचेरी का चेन्नई, अंडमान निकोबार का कोलकाता, चंडीगढ़ का पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। लक्षद्वीप का एर्नाकुलम, और जो दादरा नगर हवेली और दमन दीप है, इसका मुंबई, मुंबई हाई कोर्ट। ठीक है, इसकी बेंच लगा दी गई है, उससे नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, इसको आप साफ साफ बना लीजिए। फिर ये क्यों बनाए गए, इसका भी रीजन आपको समझाते हैं कि इसका। चलिए, तो ये जो केंद्र शासित राज्य हम लोग देखते हैं, यूनियन टेरिटरीज, बताए कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे क्षेत्र जिसका जो
कंट्रोल हो पूरी तरीके से किसके हाथ में हो, केंद्र सरकार के या यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में। तो इसको बनाया क्यों गया आखिरकार? तो इसके बनाने के कई सारे कारण लिख लीजिए। केंद्र शासित राज्यों के गठन के कारण, रीजन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित राज्यों के गठन के कारण कि क्यों आखिरकार इनका फॉर्मेशन हुआ। तो पहला लिखिए राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में जैसे आप लिख लीजिए दिल्ली, चंडीगढ़, तो दिल्ली और चंडीगढ़ किस लिए बनाए गए? राजनीतिक कारणों से और प्रशासनिक कारणों से। क्या आपको बताया था कि चंडीगढ़ को लेकर पंजाब हरियाणा में संघर्ष था, पंजाब चाहता था कि चंडीगढ़ उसकी राजधानी हो, हरियाणा चाहता था चंडीगढ़ उसकी राजधानी हो। तो फिर दोनों का विवाद हुआ राजनीतिक रूप से। तो सरकार ने कहा कि ना पंजाब का ना हरियाणा का, उसका एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र सरकार अपने हाथ में रखेगी। आधी जगह उनको दे दी गई, आधी जगह उनको, आप अपने अपने विधानसभाएं बनाइए, अपना काम आप चंडीगढ़ में कीजिए। लेकिन चंडीगढ़ का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? सेंट्रल के। वहाँ की पुलिस केंद्र सरकार को रिपोर्ट करेगी, ना कि पंजाब हरियाणा को, नहीं तो फिर आपस में झगड़ेंगे। दिल्ली का बिल्कुल शुरुआत में ही आपको बताया कि दिल्ली देश का चेहरा है, सारे बड़े बड़े केंद्र वहीं पर है। अगर वहां पर राजनीतिक गड्ढा बना दिया गया तो फिर अन्य तरीके की समस्याएं वहां पर खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से बना दिया गया किसको? दिल्ली को और चंडीगढ़ को। दूसरा लिख लीजिए सामरिक कारण, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सामरिक, स्ट्रेटेजिक, सामरिक। सामरिक कारण का मतलब हुआ, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि सामरिक दृष्टिकोण से। जैसे ये भारत है, तो ज़्यादातर जैसे विदेशों से हमले होते हैं तो पानी के रास्ते सेना आएगी, तो दोनों कोनों पर नेचुरली हमारी जो बॉर्डर है उधर से, जो हिमालय से सुरक्षित है, इधर समुद्री सीमा है, और ज़्यादातर सेना बड़ी हमले होते हैं तो किधर? पानी के रास्ते आएंगे। तो इधर हमारा एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर क्या है? लक्षद्वीप समूह है। अब है क्या कि जो भी आएगा इधर से आएगा, तो यहाँ पर बड़े बड़े नेवल बेस बनाए गए, नौसैनिक अड्डा बनाया गया, ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा नेवल बेस है कि चाइना अगर इधर से कोई एग्रेशन करता है, हमला करता है, तो यहाँ बड़ा नेवल बेस बनाया गया। अब सोचिए यहाँ बड़ा नौसैनिक अड्डा है, अब इसको अगर राज्य बना दिया जाए, राज्य की पुलिस, हाईकोर्ट सब कुछ इनको दे दिया जाए, तो सेना भी इनकी हो जाएगी, सब इनकी हो जाएगी, तो फिर पता चला ये बोलेंगे हम अलग देश रहेंगे। तो सारी ताकत इनको मिल जाएगी तो रहना पसंद करेंगे। तो हमें पता चला बाकियों छोड़े, पहले इन्हीं से निपटना पड़ेगा। तो इससे बोले वहाँ कुछ नहीं, कोई राजनीति नहीं, कुछ नहीं। वहाँ सीधे केंद्र सरकार वो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेगा, कोई विधानसभा नहीं, कोई पार्टीबाजी नहीं, सारी चीजें केंद्र सरकार की। उसी तरीके से लक्षद्वीप है, पाकिस्तान से इधर से जो भी हमला होगा इधर से ही आएंगे, तो इधर बड़ा नौसैनिक अड्डा बनाया गया है। यहाँ भी वही हालत कि भाई सेना आई है, अब पूरा पुलिस और सारा शासन प्रशासन उनको दे दिया जाए, फिर वो अपना बोलेंगे हम अलग रहेंगे, फिर उनको कौन समझाएगा? तो इससे अच्छा ये दोनों सामरिक महत्व की जगह है। कौन कौन से लिख लीजिए? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक। तो सामरिक और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण किसको दे दिया गया? लक्षद्वीप को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। ठीक। तीसरा कारण जो है सांस्कृतिक भिन्नता है, कल्चरल डिफरेंसेस। सांस्कृतिक भिन्नता, कल्चरल डिफरेंसेस। तो जो सांस्कृतिक भिन्नता है कि जैसे पौंडीचेरी,
तो पौंडीचेरी में फ्रेंच कल्चर था, फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांसीसियों की बस्तियां थी, शुरू से ही रही, 1664 से वो लोग आ गए, तब से वही लोग पूरा उनका पूरा समझ लीजिए कि फ्रांसीसी लोग थे। तो जब 1954 में भारत सरकार ने फ्रांस सरकार से रिक्वेस्ट किया और फ्रांसीसी बस्तियों का अधिग्रहण किया, तो फ्रांसीसी सरकार का कहना था कि भाई बस्ती तो आपको दे देंगे, लेकिन हमारे लोग वहां पर हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि छोटी छोटी बस्तियां हैं, 4 जिले 5 जिले थे, वो सब आप अलग अलग राज्यों में दे देंगे, कि यहाँ है, कि यहाँ है, कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो जिस राज्य में रह जाएगा उनको खा जाएंगे, वो हमारा कल्चर ही खत्म कर देंगे, हमारे लोग हैं वहां पर, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आप इनको हमको सौंप दीजिए, इसको केंद्र सरकार अपने हाथ में रखेगी। तो इसीलिए इसको सांस्कृतिक कारणों से क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, और यहाँ के कल्चरल डिफरेंसेस को बना के रखा गया, उनकी जो अपनी विशेषताएं हैं वहाँ पर बनी हुई। अभी भी आप पौंडीचेरी आएंगे तो लगेगा फ्रांस में ही आ गए। इवन जब फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसका एक पोलिंग बूथ पौंडीचेरी में भी लगता है, उसके 2-4 हज़ार वोट यहाँ भी पड़ते हैं, यहाँ लोग हैं उनके फ्रेंच लोग अभी भी है। तो सांस्कृतिक कारणों से भाई, अगर क्योंकि तमिलनाडु को दे दिया है तो सबको तमिल बना डालेंगे, वो खत्म कर देंगे उनको। तो इससे जगह के रहने दो, जो जहां जहां है सीधे केंद्र सरकार डील करेगी, राज्यों को नहीं दिया जाएगा। ठीक। उसी तरीके से गोवा दमन द्वीप था, तो वहाँ पुर्तगाली लोग थे, तो पुर्तगालियों का अपना कल्चर था, अपने लोग थे। तो जब कब्जा किया गया तो ये नहीं कहा था जिनको बोले मार मार के भगा देंगे, भाई कई पीढ़ियों से वो लोग रह रहे थे, बोले ठीक है आपको भगाया नहीं जाएगा, बस अब हमारे अंडर में रहिए, राज्यों को नहीं देंगे, केंद्र सरकार आपका ध्यान रख के काहे घबरा रहे। तो सांस्कृतिक भिन्नता की वजह से किसको रखा गया, पौंडीचेरी, गोवा, दमन द्वीप। ठीक। फिर पहले कुछ और कारण थे, जैसे कुछ पिछड़े अनुसूचित क्षेत्र वालों चौथा कारण था, लेकिन क्योंकि वो सब जो नहीं था, मणिपुर, मिजोरम, क्योंकि अब वो सारे अब राज्य बन गए हैं, तो अब वो चीजें उनकी खत्म कर दी गई। हाँ, कल्चरल रीजन से ही गोवा दमन द्वीप को यूनियन टेरिटरी में, हाँ बाद में राज्य बनाया गया, क्योंकि गोवा की साइज थोड़ी सी बड़ी थी, बड़ा था काम उसका। ठीक। फिर जैसे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में दोनों चीजें थी कि भाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सिस्टम बिल्कुल अलग अलग था। उसने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ठंड ज़्यादा पड़ती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नमी ज़्यादा है, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, लद्दाख में बर्फ़ नहीं गिरती। तो जम्मू कश्मीर की जो सरकारी इमारतें थी बिल्कुल कोनिकल शेप में बनती थी। अब लद्दाख में बर्फ़ गिरनी नहीं है, वहाँ पर कोन शेप में घर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर बनता था इसलिए वहाँ भी बनेगा। जम्मू कश्मीर में उर्दू चलती थी, तो लद्दाख वाले बेचारे बौद्ध और ट्राइबल लोग ज़्यादा हैं वहाँ जनजाति, और उनको ज़बरदस्ती उर्दू पढ़ा जा रहा है, जबकि उनको बुद्धिज्म को पढ़ना है। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर राजधानी है, उनकी भाषा वो है, तो उनकी भाषा इनके ऊपर ला दी जा रही। तो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। और जम्मू कश्मीर में सामरिक महत्व भी था, कि उसकी सीमा सीधे सीधे किससे लग रही थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तीनों सेंसिटिव बॉर्डर्स थे। तो इसलिए सामरिक महत्व से उसको केंद्र सरकार ने अपने हाथों में लिया, क्योंकि राजनीतिक दल थे वहां पर, अभी तो खैर घोषणा नहीं की, लेकिन राजनीतिक दलों का सीधा सीधा संपर्क किससे था, पाकिस्तान से ज्यादा था। तो पाकिस्तान से ज्यादा होने की वजह से सोचिए, वहां पर शादियां होती थी, आते जाते थे लोग, रिश्तेदारियां होती थी पाकिस्तान और कश्मीर में। तो उसको रोकने के लिए कहा गया कि भाई राज्य है तो राज्य की लोकल पार्टी है, तो लोकल पार्टी के लोग वहीं के लोगों को संतुष्ट करेंगे। तो हालांकि ये ठीक भी है कि वहां के हिसाब से व्यवस्था चले, लेकिन भारत सरकार को लगा कि ये ठीक नहीं, उसको केंद्र सरकार अपने हिसाब से डील करे। तब देखिए विवाद की स्थिति बनी हुई कि जम्मू कश्मीर में तो अभी विधानसभा का तो पता नहीं चला, लद्दाख वाले अभी भी आंदोलन कर ही रहे कि हमारे लिए क्या बनाया जाए, विधानसभा बनाया जाए, हमें 6 शेड्यूल में डाला जाए, बहुत सारी सुविधाएं दी जाए। तो फिलहाल 3 कारण हैं केंद्र शासित राज्यों के बनने के, कौन कौन से, राजनीतिक और प्रशासनिक, सामरिक और कल्चरल डिफरेंसेस, इसी से बने हैं ये 6 केंद्र शासित राज्य हैं। तो यही राज्य केंद्र शासित राज्य यानी स्टेट यूनियन टेरिटरी मिलके हमारा बनता है कौन सा शेड्यूल 1, अनुसूची 1। समझ में आ गया? कुछ सवाल देखिए, आंसर दीजिए इसका। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा विधायी बजट पर चर्चा भारत परिषद को शक्ति प्राप्त हुई? बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर्स टू डिस्कस द बजट?
भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति कब प्राप्त हुई? मैंने बताया था कौन सा एक्ट था, 1892। बताया था कि भारतीयों को बजट पर बहस और सवाल पूछने की अनुमति दे दी गई थी। इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनी कब बनाया गया? 35 में बनाया गया। पढ़ाए भी है, समझाए भी है, लिखवाए भी है। द्विसदनी और द्वैत शासन दोनों समझाए थे। बाई कैमरल और डायर की कब हुआ था? अरे देख लो, लिखा होगा, ऐसा क्या। पढ़ते नहीं हो घर जाके? पढ़िए, कौन सा एक्ट में था? 1919 भारत शासन अधिनियम। बताया था केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था थी और राज्यों में द्वैत शासन था, डायर की। इसमें अंतर भी आपको समझाया था। उन्नीस सौ पैंतीस के भारत शासन अधिनियम की विशेषता क्या नहीं थी? इंग्लिश वाला सही है, हिंदी वाला उसका ट्रांसलेशन कुछ गड़बड़ था। एक बताया था कि अखिल भारतीय यूनियन की बात कही गई थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, प्रांतीय स्वायत्तता मिल चुकी थी। एबॉलिश डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल। बताया था कि राज्यों में द्वैत शासन समाप्त करके कहाँ कर दिया गया था? केंद्र में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये वाला क्या है? गलत है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां उस समय केंद्र को दी गई थी। रेसिड्यूसरी पावर आगे आपको बताएंगे कि जो किसी लिस्ट में नहीं है, जो एक्स्ट्रा पावर्स है, वो सब सेंट्रल के पास लिया गया था। तो सोचिए, इस प्रावधान का विरोध किया भारतीय नेताओं ने। उनका कहना था कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां यानी रेसिड्यूसरी पावर्स वो राज्यों को मिलनी चाहिए। यानी कोई नई चीज आती है जो किसी लिस्ट में नहीं है, वो किसको मिलनी चाहिए? राज्यों को। और अभी आपको बताएंगे, जब हम लोग इस आर्टिकल को पढ़ेंगे अवशिष्ट विधायी शक्तियों पर जाएंगे, तो पता चलेगा स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान में अवशिष्ट विधायी शक्तियों को केंद्र को ही दिया गया था। जो काम अंग्रेजों ने किया स्वतंत्रता के बाद, हमने भी वही किया था। बस उस समय विरोध कर रहे थे, आज वही काम हमने किया। समझ गए? चलिए, खैर आगे आएगा। कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं था? पैट्रिक लॉरेंस था, स्टेफर्ड क्रिप्स था, एबी अलेक्जेंडर था। ये वाला नहीं था। कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? राजगोपालचारी नहीं थे। डॉक्टर राधाकृष्णन नहीं थे, बाकी सारे थे। इसका आंसर सही दीजिएगा। ये तो कल लिखवाए हैं, कल लिखवाए हैं। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। क्वेश्चन क्या पूछा है? अरे अंबेडकर के अलावा। सवाल ध्यान से पढ़ा कीजिए, इसीलिए बोलते हैं। ये नहीं पूछा कितने सदस्य हैं, पूछा अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य हैं। अंबेडकर के अलावा कितने हैं? 6 हैं, टोटल 7 थे। कब संविधान अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था।
सिटीजनशिप कहाँ पर दिया गया? नागरिकता अभी कल लिखवाया है, कौन सा भाग था? भाग 2। A federal system and hierarchy at the center was introduced in India by? कि संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन कब आया था? केंद्र में द्वैध शासन आया था 1919 में। ये 1935 में आया था। भाई संघ व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन पढ़िए आप लोग। अब इसके बाद शेड्यूल 2 आएगा, पढ़िए। अभी तो शेड्यूल में ही ये हालत है, नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा।